हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज। हमने लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़ा था, क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है, ठीक है ना। और जब वो रेयरर से डेंसर जाती है तो किस तरीके से लाइट का बिहेवियर होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, जब डेंसर से रेयरर आती है तो सिचुएशन क्या रहती है, एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसा दिखता है, ठीक है ना। हमने लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें कवर करी थी, ठीक है ना। चलिए, तो ग्लास स्लैब वाला कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बेटा ये जो ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, ये जो आपको बेटा ग्लास स्लैब आप वर्ड देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना, ये कुछ नहीं होता, एक ग्लास की ट्रांसपेरेंट ग्लास का क्यूबॉइड होता है, ठीक है ना। इट कैन बी अ क्यूब ऑल्सो, इट कैन बी अ क्यूबॉइड ऑल्सो। जो हमारी फिजिक्स लैब में होता है वो ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का जो है एक क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो वैसे तो क्यूबॉइड जब हम बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ये देखिए, ठीक है ना, कुछ ऐसी दिखती है हमारी ग्लास स्लैब, ठीक है। लेकिन जब हम उसको रे डायग्राम में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हम उसका सिर्फ सारे फेसेस नहीं दिखाते फिगर में, हम उसका सिर्फ ये एक इस तरीके से फेस रख देते हैं, क्योंकि लाइट इस पर गिरती है, कैसे बेंड करती है, हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। हम पूरा क्यूब जो है फिगर में नहीं बनाते, ठीक है, पर स्लैब दिखने में ऐसी होती है। तो हम एक ग्लास स्लैब बनाते हैं जिससे हमें रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, तो ये हमने एक ग्लास स्लैब बना दी, ठीक है ना। चलिए, ये कहाँ रखी हुई है, एयर में, ठीक है। तो अगर ये एयर में रखी है तो ये वाला मीडियम हम जानते हैं एयर कैसा होता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये सारे टर्म्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाए थे, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो ये दोनों रेयरर मीडियम है। और ये स्लैब किसकी बनी हुई है, ग्लास की, ठीक है ना। और ग्लास हम जानते हैं कैसा मीडियम होता है, ये एक डेंसर मीडियम होता है, ठीक है ना। तो रेयरर मीडियम का सपोज करो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लिया, इधर भी μ1 है और इधर भी μ1 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया ग्लास का, सपोज डिनोट कर दिया μ2 से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लाइट जब ऐसे ग्लास स्लैब के पे गिरती है तो किस तरीके से रिफ्रैक्ट करती है और बेंड होती है, ठीक है। इसका रे डायग्राम बनाने के लिए बेटा आपको जो लास्ट क्लास में सिखाया था वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है ना, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल के पास बेंड होती है, ठीक है। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम आता है, ठीक है, लेस आता है, ठीक। और यही अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी तो इस केस में जो है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है, ठीक है ना। ऐसे केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा आता है। तो मनाते हैं, सपोज यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो इससे बहुत सारी रेज निकलेंगी, ठीक है ना, लेकिन हम किसी एक रे को स्टडी करेंगे जो ग्लास स्लैब पे गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है सपोज करो एक इंसिडेंट रे आई इधर, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको दिख रहा है, हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे एक डॉटेड लाइन, तो हम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है, ये हमने बना दी नॉर्मल, ठीक।
अब लाइट जो है सेम मीडियम में बाउंस बैक करके नहीं आएगी जैसे मिरर में होता है। मिरर में अगर पीछे पॉलिश है तो जहाँ से आई थी वहीं चली जाती है, पर ये तो ट्रांसपेरेंट है तो लाइट रे अंदर की तरफ बेंड होगी। अगर ये मीडियम चेंज ना होता, ग्लास ना आता, तो लाइट जैसे आ रही थी एज इट इज़ सीधा निकल जाती। पर अब ये सीधा निकलने की बजाय, ये आपको नॉर्मल दिख रही है ना, नॉर्मल के पास बेंड होगी, ए थोड़ा सा इसके पास आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको जो है नॉर्मल के थोड़ा पास बेंड कर देते हैं। ये सीधा जाने की बजाय ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, इस रे को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखो बेटा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो ये एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, तो हम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देते हैं। दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो ये एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और डिनोट करते हैं आर से। तो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बना देते हैं। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो पहला सरफेस आया था, यहाँ पे रेयरर मीडियम था, अंदर डेंसर मीडियम था। मीडियम बदला इसलिए लाइट जैसे आ रही थी थोड़ा सा बेंड कर गई। ठीक है, लेकिन लाइट जैसे ही यहाँ गिरेगी फिर से यहाँ पे मीडियम बदल रहा है। अब कैसे बदल रहा है? अब उल्टा, डेंसर से रेयरर बदल रहा है। तो ये वाली रे जो आई है ये भी तो बेंड करेगी, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर जा रही है। और हम जानते हैं कि डेंसर से रेयरर जब लाइट जाती है तो अब वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। कौन सी नॉर्मल से दूर? जो इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाई जाएगी उससे दूर। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो रे है ना, ये वाली, ये इस सरफेस के लिए तो रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन इस सरफेस के लिए, ये वाले सरफेस के लिए जो ये रे है ये इंसिडेंट रे का काम कर रही है। ठीक है ना, तो हम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अब क्या बनाएंगे? फिर से नॉर्मल। तो यहाँ पे भी नॉर्मल बनाते हैं। तो ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने बना दी नॉर्मल। ठीक है, अगर ये मीडियम ना बदल रहा होता तो ये रे जैसे आई थी ऐसे सीधा सीधा निकल जाती, पर क्योंकि मीडियम डेंसर से रेयरर बदला है तो ये जो रे है अब ये सीधा नहीं जाएगी, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो नॉर्मल से इसको दूर बेंड करा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो इसको नॉर्मल से ये रे, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है तो ये यहाँ से बेंड कर जाएगी, इसको हमने बेंड करा दिया। ठीक है, ये जो रे है ना बेटा हमारी, ये वाली, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्ज करना मतलब बाहर निकल जाना, इमर्जेंट रे। ठीक है, और ये जो एंगल है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं ई से। तो हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बना देते हैं। ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब बेटा इस एंगल का क्या, ये एंगल कितना होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये दो के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होगा? बहुत सिंपल है बेटा, ग्लास स्लैब के ये सरफेस पैरेलल हैं तो इनके नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है ना, ये नॉर्मल 1 और ये नॉर्मल 2, ये पैरेलल लाइंस हैं। और ये किसका काम कर रही है? ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आप जानते हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। अब क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये आर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? आर। ठीक है ना, तो ये भी बना देते हैं, दिस एंगल इज ऑल्सो आर। ठीक है बेटा, आगे जो मैं आपको लॉ सिखाने वाली हूँ ना, जब हम उस लॉ को हमारी इस सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी इंसिडेंट रे जो है हमारी इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। ठीक है ना, जब हम स्नेल्स लॉ को
इस ग्लास स्लैब की कंडीशन में लगाएंगे, ये क्लास 12th में डीपली आता है, तो हम देखते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल आता है फॉर ग्लास स्लैब, और जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो हमारी इमरजेंट रे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दीज आर पैरेलल रेज, ठीक है, दीज आर पैरेलल रेज। तो ये हमने बना दिया रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए पहले एक हम रे डायग्राम बना देते हैं। सपोज करिए बेटा हम ये एक सरफेस लेते हैं, दिस इज आवर सरफेस, ठीक है ना। सरफेस पे ये हमारी कौन सी रे आई, ये इंसिडेंट रे आई, और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल बना दिया। आप कोई सा भी केस ले सकते हैं, रेयरर टू डेंसर चाहे डेंसर टू रेयरर, उससे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सपोज करते हैं कि हम रेयरर से डेंसर मीडियम को स्टडी कर रहे हैं। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर जाती है तो सीधा जाने की बजाय ये नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगी ऐसे, तो इसको पास में बेंड करा देते हैं, ठीक है। तो ये लाइट रे थोड़ा सा बेंड कर गई, ठीक है। ये जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम आई और आर को बना देते हैं, दिस इज आई एंड दिस इज आर, ठीक है। तो हमारा जो पहला लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिगर पे आपको स्क्रीन पे लेज़र चला के एक्सप्लेन करूँगी वर्ड टू वर्ड। डेफिनेशन ना रटनी नहीं पड़ती है अगर हम उसको समझ ले तो, ठीक है। तो हमारा लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, टू द इंटरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये क्या है आपका, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है इंटरफेस। किसका इंटरफेस है, ये मिरर का तो नहीं है, ये है इंटरफेस किसका, ट्रांसपेरेंट मीडियम का, ठीक है ना, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो वाटर हो, ठीक है। टू द ट्रांसपेरेंट मीडियम दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हो गया कंप्लीट। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द इंटरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। हमारा दूसरा लॉ कहता है द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ये कांस्टेंट बराबर होता है रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और इसको बेटा शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है μ/1, ठीक है। इसको समझते हैं। ये देखिए बेटा LHS में आपने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले लिया न्यूमरेटर में, तो RHS में देखिए हमारा μ2 न्यूमरेटर में आया है, ठीक है ना। इसको एक साथ लिख देते हैं, ये देखिए बेटा इस टर्म को देखिए, फर्स्ट मीडियम का अगर एंगल न्यूमरेटर में है तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RHS में न्यूमरेटर में होगा। सेकंड मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है तो RHS में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिनोमिनेटर में है। तो हमारा एंगल ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ये जो हमारे एंगल्स हैं दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसको μ2 अपॉन μ1 को कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। यही अगर सपोज करो हमें μ1 अपॉन μ2 दिया होता तो इसको कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ठीक है। इसको मैं आपको बताती हूँ बेटा। चलिए मान लो अगर आपको इस तरीके से दिया है, मेरा इंटरफेस जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम का वर्टिकल है और ये मैंने बनाई सपोज करो इंसिडेंट रे, ऐसा फिगर आपको पेपर में देते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये बना दिया हमने नॉर्मल, और ये लाइट जो है सीधा जाने की बजाय ये नॉर्मल से सपोज दूर बेंड हो गई। इस तरीके से हम एक फिगर बना देते हैं रिफ्रैक्शन का, ठीक है ना। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम एंगल्स भी बना देते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, क्योंकि अब इंटरफेस वर्टिकल है, ठीक है। तो अब हम जब इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, ये देखिए बेटा, यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ तो आ जाएगा sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं रटना। चलिए आपने इस मीडियम का एंगल न्यूमरेटर में लिया है तो ये बराबर होगा, पहले न्यूमरेटर में μ2 आएगा, ठीक है। फिर आपने R लिया है ना, तो R बाद में लिया है तो μ1 बाद में आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं μ2 अपॉन μ1, ठीक है। ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला ऐसा आए, हो सकता है कि आपको बोला जाता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तब भी क्या आप यही फॉर्मूला लिख के आते, तब तो ये गलत हो जाता है ना। तो इसको हम कैसे लिखते, हमें चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। आपने इस मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा है ना न्यूमरेटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे, दूसरे मीडियम का, यानी कि μ1 अपॉन, ठीक है। अपॉन में आपने R लिया है तो RHS में क्या आ जाएगा, μ2। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा ये। तो हमारे पास आ गया μ1 अपॉन μ2, ठीक है। तो इस तरीके से ये है स्नेल्स लॉ, जो है हमारे लॉ रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। और आपको ये भी सिखाया गया है दैट μ2 अपॉन μ1 कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। यही अगर आपको बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना होगा, तो हम उसको लिखेंगे μ1 अपॉन μ2। अगर आपको बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सपोज फिफ्थ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सिक्स्थ कितना होगा, तो हम उसको लिखेंगे μ5 अपॉन μ6, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं रिफ्रैक्शन के लिए, ताकि हम इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो बेटा आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम की, ये लास्ट वीडियो में है, ये मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लाइट रे जो है बेंड करती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और वो बेंड करती है और वो रिफ्रैक्शन जैसा फिनोमेना दिखाती है, ठीक है ना। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना होता है, यानी कि हर मीडियम के म्यू की अपनी वैल्यू होती है। फॉर एयर या फिर वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में ना बेटा थर्ड फोर्थ डेसिमल प्लेस पे जाके कहीं फ़र्क आता है। दोनों के लिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 1.000 करके कुछ नंबर आता है, ठीक है। फॉर वाटर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है फॉर वाटर म्यू इज इक्वल्स टू 1.33, ठीक है ना। एंड फॉर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। इसको 1.5 यानी कि 3/2 एंड 1.33 मीन्स 4/3। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ग्लास का, ये 10th क्लास के लिए है बेटा। लेकिन अगर आप सीनियर क्लास में साइंस लेते हैं ना, फिजिक्स लेते हैं, तो आप पढ़ेंगे कि ग्लास भी फिर बहुत तरीके के होते हैं। ऐसा नहीं कि हर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 के नज़दीक होता है, किसी का 1.52 होता है, किसी का 1.49 होता है, किसी का 1.51 होता है,
ऐसे ही वाटर भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है ना। देर सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, जैसे टर्म्स तो आपने यूज़ करे ही हैं साइंस में। तो ऐसा नहीं है कि हर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, इट इज़ क्लोज टू 1.33। अदरवाइज किसी का 1.34 भी हो सकता है, किसी का 1.32 भी हो सकता है, किसी का 1.35 भी हो सकता है, ठीक है ना। बट जनरली हम 10th क्लास में हमें ये वैल्यूज़ न्यूमेरिकल्स में दी जाती हैं, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है।